गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको बोलिए जल्दी फास्ट जो है ज्वाइन करें 9 बजे के अंदर अंदर। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। Okay, good morning all of you. I am starting this problem in a triple integral to the polar form. पोलर फॉर्म में ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है वॉल्यूम का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ए है इवेल्युएट 0 to 2 पाई 0 to π/4 0 to a r² sin थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यू टेक द इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, डी आर कहने का मतलब डी आर, तो डी आर का क्या एक्सप्रेशन r² केवल है, तो इसको क्या करेंगे हम सेपरेट कर लेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे सारे को। तो देखिए ए 0 to 2 पाई डी फाई हो गया, 0 to π/4 साइन थीटा हो गया, 0 to a r² डी आर हो गया। तो आर के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वी इंटीग्रेट इन ट्रिपल इंटीग्रेशन डी आर। तो आर के मतलब डी आर के करस्पॉन्डिंग हम करेंगे तो आर एक कितना हो जाएगा, r³ 3 हो जाएगा फॉर द लोअर एंड अपर लिमिट 0 to a। तो ये हो गया a³ और 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब a³/3 आपका कॉमन ले लेंगे। आप फिर उसके बाद जो सेकेंड जो होता है आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा के करस्पॉन्डिंग। तो साइन थीटा का जो आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा होता है, तो कास थीटा आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो 0 to π/4। ठीक है, तो π/4 तो कास थीटा में π/4 करेंगे और 0 रखें तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है और π/4 का मतलब हो गया 1/√2 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। उसके बाद जो होता है ये भी कॉमन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कांस्टेंट टर्म है, यहाँ आ जाएगा। और फिर उसके बाद 0 to 2 पाई डी फाई, फाई की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आ जाएगा, 0 to π पुट करेंगे तो a³/3 1 - 1/√2 इंटू 2 पाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई 1/3/3 इंटू कितना हो जाएगा, √2 - 1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस एंड लाइन वगैरह वगैरह, इस तरीके से आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका बेसिक एक डेफिनेशन है। वॉल्यूम जो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में dx dy dz से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ एक स्मॉल 3D टाइप का पोर्शन हमने ले लिया, जिसको हम बोले हैं कि डेल वी उसका क्या है, वॉल्यूम है। और विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या है उसमें, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के रेस्पेक्ट में। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द होल सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन। डेल वी इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तक कह देना तक। ठीक है, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रल के केस में v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx/dy/dz। ये एक फार्मूला है, इससे पहले भी मैंने बता दिया था। एक क्यूबिक वन लेंथ का क्यूब लेकर के उसमें फर्स्ट क्लास में ही बताया था। तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी आप इसकी डिफिनीशन को कंसीडर कीजिए, या ये है ही आपको। तो इसमें एक रिमार्क है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx/dy/dz, और रो क्या हो गया, इसका डेंसिटी हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो इसके बाद आपको क्या मालूम हो जाएगा, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का मास मालूम चल जाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट को मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि सारे लोग जो है डेली क्लास अटेंड करें। अगर गैप करेंगे या छोड़ेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। मैक्सिमम जितने लोग हैं सारे लोगों को अटेंड करना एकदम कंपलसरी है, डेली क्लास, ठीक है। तो ऐसा ना करे कि किसी को कोई अटेंड कर रहा है कोई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए ये आपका फार्मूला हो गया, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपका रो इसका डेंसिटी हो गया और वॉल्यूम आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन dx/dy/dz हो गया, ठीक है। और एक चीज है कि टाइम से सारे लोग जो है 9 बजे एकदम रेडी रहे, जो हम क्लास के लिए ओपन करते हैं सारे लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। बाद में ज्वाइन करना ठीक नहीं है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, फिर पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए 9 बजे आप सारे लोग रेडी रहिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है वॉल्यूम का ही, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस y² इक्वल टू x इक्वल टू y² एंड द प्लेन z इक्वल टू 0 z इक्वल टू 3। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो इस प्रॉब्लम में फंक्शनल वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है वैसा, केवल आपको लिमिट इसमें फाइंड आउट करनी है। तो जो मेथड मैंने बताया था लिमिट का, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, हेलो हेलो, तो सुनाई यस दे सर। रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, देखिए इसमें जो है केवल एक फार्मूला है, और उसी फार्मूले बेस पे ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपका अप्लाई होगा, मतलब सॉल्व होगा। कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है, किस चीज का, इसमें आपको लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है। और फार्मूला सिंपल सा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन जब आपको स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम के केस के लिए यूज किया जाता है, वही चीज यहाँ पर भी है। तो इसमें सिर्फ आपको लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लिमिट अगर आप निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन जो है इजिली लग जाएगा। तो देखिए ये कहता है कि एक वॉल्यूम ऑफ द रीजन, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस। एक सरफेस दिया है y, देखिए ये वाला एक सरफेस है, y² इक्वल टू 4 क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है 2 डायमेंशन में, x² इक्वल टू 4ay। ये उसी टाइप का है, y इक्वल टू मतलब x² इक्वल टू y, हाँ, y² इक्वल टू x। इसी टाइप का ये फार्मूला है कि इसमें 4a कोफिशिएंट जो है नहीं है, एंड द प्लेन आपका है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 3। तो मतलब इसमें लिमिट जो z की हो जाएगी 0 से लेके 3 हो जाएगी, एक कंफर्म है, ठीक है। देखिए 0 से लेके 3 तक, ठीक। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx/dy/dz। तो इसमें 0 to 3 हो गया। अब देखिए y के केस में इसकी लिमिट y क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू है आपका x², और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो √x हो जाएगा। ये हो गया x² टू √-x² हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि ये पहले y इक्वल टू दिस एंड सेकंड में ये, मतलब ये लोअर लिमिट को शो करेगा, ये अपर लिमिट को शो करेगा। तो y इक्वल टू x² अप टू √x, और उसके बाद जो होता है आप x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका दिया है सरफेस,
दोनों। तो ये ओरिजिन से चालू होगा x और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो 3 डायमेंशन में मतलब प्लेन में आपका 1 1 0 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। तो आपको जब ये लिमिट ऑब्टेन हो जाएगा तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है। तो 0 to 3 हो गया एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट एक्स डी वाई हो गया 0 to 1 डी एक्स। केवल इसमें सरफेस दिया है, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं दिया है। तो सरफेस के हेल्प से आप इसकी लिमिट निकाल लेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन की। और किस किस की लिमिट निकालेंगे, जेड की, वाई की और एक्स की। ठीक है, तो आपको x की लिमिट तो मिली गई, z की लिमिट मिल गई 0 to 3 दिया हुआ है, और y की वैल्यू आपने निकाल लिया, और x की वैल्यू भी आप 0 to 1 निकाल लेंगे एक्स वाई के फंक्शन को सॉल्व करके। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए इसको जेड के करस्पॉन्डिंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो जेड हो जाएगा, तो 0 to 3 आप वैल्यू रखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 0 मतलब 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 होगा, तो 3 आप बाहर ले लिए, 0 to 1 अंडर एक्स स्क्वायर अप टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी वाई। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो केवल 1 है, तो 1 है तो y हो जाएगा। तो y हो गया तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इतना, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। और 3 आपका कॉमन है, तो x के करस्पॉन्डिंग फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये अंडर रूट है तो इसका करेंगे तो 2/3 हो जाएगा इंटू एक्स पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 0 to 1 इसमें पुट करेंगे तो आपका 2/3 1/3 आ जाएगा, 3 पहले से, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें सिर्फ आपको लिमिट को डिसाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, lx my and z इक्वल टू 1 and z इक्वल टू 0। तो ये आपका दिया हुआ है। एक चीज बता देता हूँ, अब सारे लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि अटेंड करें, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, उनका प्रमोशन जो प्रमोट क्या कुछ मेथड चल रहा है वो होगा नहीं, कॉलेज से ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे लोगों को बोलो कि क्लास अटेंड करें, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा, मेरे तरफ से भी हो सकता है और एक कॉलेज की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन है कि 80% और 75% के एबव जो होता है आपका अटेंडेंस होना चाहिए, और 75 और 80 के बीच से ऊपर मतलब अगर नहीं रहेगा तो जो लोग नहीं रहेंगे, अटेंड नहीं करेंगे क्लास में, फिर वो अपना समझेंगे मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अभी अटेंडेंस का बहुत ही मतलब चल रहा है कि कोई भी एब्सेंट रहेगा तो उसको मार्क और भी और जगह भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है सारे लोग जो है मैक्सिमम जो भी लोग हैं अपनी क्लास में सारे लोगों को अटेंड करना कंपलसरी है क्लास को। ठीक है, और जो टेस्ट क्लास टेस्ट या क्यूज के नाम से लिया जाता है उसको भी अटेंड करना और मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन करना, ये भी रिपोर्ट जो है यूनिवर्सिटी को भेजना है। ऐसा कल जो है मीटिंग में प्रिंसिपल मैडम बोल रही थी। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के रहिए सारे लोग। और मैं जानता हूँ जो लोग अभी इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं वो डेली डेली करते हैं, ये मैं जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ, इसमें देखता रहता हूँ और मेरे पास अटेंडेंस भी सबका है। ठीक है, तो जो लोग आज कर रहे हैं वो कल भी किए थे, परसों भी किए थे, मतलब पहले दिन से कर रहे हैं ये मुझे पता है। लेकिन जो लोग आते और जाते हैं ना उनको थोड़ा सा बोल देना कि सारे लोग जो है अटेंड करें क्लास क्लास को, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, फिर वो उसका जिम्मेदारी वो खुद होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक है।
तो अब इसमें जो है हमें लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड द सरफेस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, lx my and z इक्वल टू 1 है एंड z इक्वल टू 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सरफेस। ठीक है, तो सरफेस आपका दिया हुआ है तीनों एक्स वाई और जेड, और एक लाइन ऑफ द इक्वेशन दिया है। ये किसका इक्वेशन है, कौन बताएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 1। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। सर रिपीट कीजिए। ये एल एक्स प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 1 है, किस लाइन का इक्वेशन है? सर प्लेन का। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो कहने का मतलब है कि एक मतलब बाउंडेड रीजन दिया है एक्स वाई 0 और एक प्लेन है, इससे बाउंडेड एक रीजन है, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम किसका आप निकाल सकते हैं? जब कोई भी वॉल्यूम हम तभी किसी चीज का निकालते हैं जब वो किसी सरफेस या प्लेन से बाउंडेड हो, तभी तो निकालेंगे। जैसे आपका एक रूम है, तो रूम क्या होता है? चार दीवारों से घिरा होता है और ऊपर छत होती है, नीचे भी होता है, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक आध सरफेस ना हो, छत ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तभी उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हैं? तो कहने का मतलब है कि इस सरफेस दिया, प्लेन दिया है, ठीक है, इससे बाउंडेड जो रीजन बन रहा है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सरफेस और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है आपको पता है? ठीक है, इसी वे में विष्णु तुम बताओ सरफेस और वॉल्यूम में क्या फर्क है? मान लो अगर कोई सरफेस सर एक सतह का। हाँ हाँ, जैसे सपोज करो एक माचिस की डिबिया है, उसके वॉल्यूम और सरफेस को कैसे आप बता सकते हैं? उसके ऊपर का सभी भाग को सतह बोलेंगे, उसको जो अंदर की जो खाली भाग है उसको वॉल्यूम बोलेंगे। हाँ, उसके चारों तरफ अगर हम कोई कपड़ा लपेटते हैं या कोई कागज का रैप लगाते हैं तो उसको हम सरफेस बोलेंगे, और उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। तो यही चीज है। तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं पूछना चाह रहा था। तो क्वेश्चन ए है हमारा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, lx m z इक्वल टू 1 एंड y z इक्वल टू 0। तो मैं ये सिंपल सा चीज जानना चाहता हूँ कि इसमें z की लिमिट क्या होगी? इसमें z की हमें लिमिट निकालनी है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? और जो हाइट रहेगा वो z का लिमिट रहेगा। क्या कह रहे हैं? मैं z की लिमिट की बोल रहा हूँ। ट्रिपल इंटीग्रेशन आप लिखेंगे x की लिमिट y की और z की, तो इसमें z की लिमिट क्या होगी? क्वेश्चन इतना ही है। हाँ बोलो। अच्छा साधना कुमारी तुम बोलो, जेड की लिमिट क्या होगी? सर हाँ जेड की लिमिट। एक्स और वाई को 0 पुट करना होगा सर। नहीं नहीं नहीं, जेड की लिमिट की बात बोल रहा था। और कौन कौन है इसमें? वो थोड़ा गड़बड़ बोल रही है। राजेश बाबू आप बताओ। सर 0 to 1 minus lx minus my। 0 to 1 minus lx minus my divided by x। हाँ एक्स नहीं, डिवाइडेड बाई सर एन। वहाँ पे हाँ सर n वहाँ x तरह दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है, ये समझ में आया। इसको देखो जेड की लिमिट निकालनी है तो पहले इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे, तो 1 माइनस एल एक्स माइनस एम वाई, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n। मेरे पास नहीं है तुम पैसा। हाँ इसमें होगा, ले लो। ठीक है, तो इसमें जो nz है, तो nz इक्वल टू 1 माइनस एल एक्स माइनस एम वाई हो जाएगा, और फिर z इक्वल टू n से डिवाइड कर देंगे, तो 1/n 1 माइनस
उतना ही है जो है, ले जाओ तो मैं ले लूंगा। ठीक है, LX MY प्लस NZ, तो Z इक्वल टू 1 अपान करके समथिंग हो जाएगा A, तो Z की लिमिट 0 टू दिस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और कितना वाट्स तुम बताओ, इसमें Y की लिमिट क्या होगी? मोहम्मद मुस्तकीम, तुम भी बताओ। यस सर। हाँ, Y की लिमिट बताए कोई एक दोनों में से। 1 माइनस LX माइनस NZ बाय वाई M हो जाएगा सर। यार क्या बोले, Y की लिमिट एक बार फिर से। 0 सर 0 to 1 माइनस LX माइनस NZ बाय M। नहीं गड़बड़ कर, इसमें देखो मैंने बताया था ये 2 वेरिएबल का काम किया ना NZ, तो अब जब Y की लिमिट लेंगे तो ये 1 वेरिएबल रहेगा। मैं पहले बताया था पहले दिन, और उसको एक बार नहीं तो 3 बार बताया था। तो ये Z जो है यहाँ 0 पुट करेंगे, और उसके बाद जो है आपका MY इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस LX हो जाएगा, और फिर Y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान LX बाय M हो जाएगा। 1 माइनस LX हो जाएगा। तो इसकी LX बाय M हो जाएगा। हाँ, तो सेम वे अब आपसे लास्ट क्वेश्चन कि x की लिमिट कौन सी होगी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अंजलि तुम बताओ, इसमें x की लिमिट क्या होगी? नीरज आप बताइए। हाँ, अरे कुछ तो बताओ, x की लिमिट क्या होगी? x का, हाँ x का सर 1 हाँ बोलिए 1 अपॉन L। हाँ बहुत सही, x की लिमिट जो होगी वो 1 अपान L होगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल जो होता है 0 पुट करेंगे y और z को, क्योंकि हमने बोला था कि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx मान लीजिए 2 वेरिएबल उसमें रहेगा, और y इक्वल टू fx 1 वेरिएबल रहेगा, और x कांस्टेंट रहेगा। तो x कांस्टेंट तब रहेगा जब y और z को 0 रखेंगे, तो आपका 1 अपान L हो जाएगा, तो 0 टू 1 अपान L। तो जब आपको लिमिट अगर आप निकाल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए there is no problem to solve this type of problem। देखिए z varies from 0 to 1 upon L 1 upon n in bracket 1 minus LX minus MY, ये हो गया। y varies from 0 to 1 upon M 1 minus LX, n varies तो x varies from 0 to 1 upon L। तो आपको लिमिट मिल गई, बस इसको बस आपको सिंपली सॉल्व करना है। देखिए 0 to 1 upon LX dx हो गया, 0 to 1 upon M 1 minus LX हो गया, dy हो गया 0 to 1 upon x 1 minus 1 upon n है 1 minus LX minus MY। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो z करेंगे तो z ही आ जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई फंक्शन है नहीं, तो z आ जाएगा। तो फिर इसकी अपर और लोअर लिमिट रखेंगे, और ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो यही आ जाएगा 1 अपान n इन ब्रैकेट 1 माइनस LX माइनस MY dy। तो सबसे पहले ये बताइए लिमिट निकालने के लिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकालेंगे? जो है अगर लिमिट वाला आप बता देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ ठीक है। बताइए लिमिट निकालने के लिए आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए इसमें z की जो लिमिट आप निकालेंगे तो ए फंक्शन आप 2 वेरिएबल के केस में लेंगे तो 1 माइनस LX माइनस MY, चूंकि NZ है तो z इक्वल टू 1 अपान डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर करके दैट लिमिट। देखिए यहाँ पे हाँ बोलिए सर। जो आप जेड का मान मतलब 0 लिए हैं, अगर वो वैरी नहीं करेगा, मतलब क्वेश्चन में दिया है अगर जेड का मान 1 2 या 3 कुछ भी लेना तो कर सकते हैं। नहीं देखो मैंने बताया था शुरू में फार्मूलेशन टाइप का कि फंक्शन जब लिमिट निकालना हो ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले उसको एक फंक्शन को मतलब जेड को वाई को जिसको भी है आप 2 वेरिएबल में कंसीडर करेंगे, फिर 1 वेरिएबल में, फिर कांस्टेंट में तीसरे वेरिएबल को।
तो जनरली जो होता है जेड के केस में दो को वेरिएबल लेते हैं, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मतलब जेड आपका एक वेरिएबल होगा और दो वेरिएबल एक्स वाई होगा, इसके साथ इसको आप लेंगे जेड की लिमिट, ठीक है। और उसके बाद एक सिंगल वेरिएबल में वाई के लिए लेंगे, तो वाई के लिए जब सिंगल वेरिएबल लेंगे तो जेड की वैल्यू 0 रखेंगे, तभी ये वाई और एक्स केवल बचेगा फंक्शन। और जब एक्स की लिमिट लेंगे तो वाई और जेड दोनों को 0 लेना पड़ेगा, तब वो एक्स का वैल्यू निकलेगा। अगर समझ गए तो इस तरीके से मैंने बताया था। और अगर कोई दो फंक्शन है अलग अलग तो उसको फिर सॉल्व कर करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं कांस्टेंट, तो ऐसे करना रहता है। मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था क्लास में, जाके थोड़ा सा रिपीट करना, देखो समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो इसमें सारा कुछ जो है लिमिट का ही क्या खेल है, लिमिट निकालना अगर आप जान जाते हैं तो इसको सॉल्व करना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरमीडिएट का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन वो लिमिट निकाल करके बताओगे तब। तो लिमिट इस तरीके से निकलता है जैसे मैंने अभी बताया, इसके पहले भी बताया था कई बार, ठीक है। तो ए आपका लिमिट होगा, तो देखिए जेड वेरीज फ्रॉम 0 to 1 upon n 1 minus lx minus my, y varies from 0 to 1 upon m 1 minus lx, and तो x varies from 0 to 1 upon l। 1 upon l कैसे आया, इसमें y और z में 0 रखेंगे तो lx इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 upon l हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जो क्या हो जाएगा, x की लिमिट हो जाएगी। तो 0 से लेकर x इक्वल टू 0 दिया है तो 0 से लेकर के 1 upon l हो जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, देखो 0 to l 1 upon l dx 0 to 1 upon m 1 minus lx डिवाइड 0 to 1 upon x 1 minus lx minus my dz। फिर z के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z और ये आपका लिमिट लोअर और अपर आप रखेंगे, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 1 upon l 1 minus lx minus my dy हो जाएगा। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y के करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंस कीजिएगा, मतलब इंटीग्रेट कीजिएगा तो y हो जाएगा, यहाँ lx y हो जाएगा, यहाँ m y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए वही चीज आया, y माइनस lx y माइनस m y स्क्वायर बाई 2 आ गया। फिर ये लोअर और अपर लिमिट ऐसे ही सेम वे रखेंगे, तो देखिए ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का इस तरीके से हो गया एक्सप्रेशन। ये रखने के बाद फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें से mn जो है कॉमन हो जाएगा, तो लास्ट में जो होता है आपका फाइनल 1 माइनस एल एक्स प्लस 2 एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस एल एक्स माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इतना जब आपका वैल्यू आ गया तो इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए आ गया एक्स एल एक्स स्क्वायर बाई 2 एल एक्स स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, क्योंकि 1 बाई 2 था। तो ऐसे करेंगे तो फिर एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इतना, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट रख करके 1 अपॉन एल, ठीक है। तो आपका लास्ट में जो होता है 1 अपॉन 6 एम एल आ जाएगा, एम एन एल, ठीक है। इसको आपको खुद लगा करके थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे आएगा, फिर करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें लिमिट, उसके बाद केयरफुली आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है और फर्दर प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। और एक चीज बता देता हूँ कि जो मैं क्लास टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है, ये जो है बहुत कंपलसरी है, मतलब तुम लोगों को प्रमोट जो किया जा रहा है वो सब वो लोग देखेगा बाद में, और जो भी कंडीशन होगा आगे के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब असाइनमेंट भी दे रहे हैं, तो असाइनमेंट को भी आप सॉल्व कीजिए और सबमिट कीजिए। और मैंने ऑब्जर्वेशन किया है बहुत कम ही लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं और सबमिट करते हैं, तो रिक्वेस्ट है सबसे कि सभी लोग ये काम करें, स्टार्टिंग सब लोग असाइनमेंट को सॉल्व करें और असाइनमेंट को अपलोड करें, फिर मैं रीचेक कर करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सर कोई सॉल्व नहीं होता है,
उसको तो आपस में थोड़ा पहले डिस्कशन भी किया करो, ठीक है, ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें डिस्कशन करो। ऐसा बात नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, मुझे पता है उनमें से कोई न कोई जरूर सॉल्व कर देगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत लोग थोड़ा सा कम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सारे लोग तो बराबर नहीं होंगे ना, तभी तो मार्क ऊपर नीचे आता है। तो मैं कह रहा था आपस में पहले आप डिस्कशन कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, करके बता देंगे। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, ठीक है, कि सॉल्व कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। अब नहीं आता आपस में पहले डिस्कशन कर लीजिए, अगर नहीं उसके बाद भी नहीं होता तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ असाइनमेंट में, ऐसा नहीं है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, कोशिश यही रहता है 100% कि जो सिलेबस के अंदर हो और जो आपको मेन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हो, उसी टाइप का कोशिश करते हैं कि आपको दे, और देते भी हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द फॉलोइंग सरफेस, z इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये क्या है, एक प्लेन टाइप का है, एक प्लेन का इक्वेशन हो गया, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, और z इक्वल टू 0 भी है। तो इससे बाउंडेड एक सरफेस, मतलब एक सरफेस बनता है, उस इन सरफेसेस से एक वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम जनरेट होता है। उस वॉल्यूम का हमें क्या करना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। इस सरफेस से जो बाउंडेड सरफेस से जो वॉल्यूम बनता है उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो इस सरफेस के सरफेस का जो इक्वेशन है, इसके हेल्प से सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें जेड की लिमिट क्या होगी सबसे पहले, कौन बताएगा? जो बता सकता है वो अपने 0 to हाँ 0 to 3 minus x minus y. ऐसा क्या सही हुआ? नहीं, एक लोग बोलो सर 0 to 3 minus x minus y। हाँ ठीक है। और y की लिमिट 0 to under root 1 minus x square। ऐसे रही होगा। कितना बोले, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x square। नहीं, थोड़ा और ध्यान देके बोलो, ठीक है, लेकिन थोड़ा 3 minus x, हाँ 3 minus x, 0 to 3 minus x। अरे मरबो करो। नहीं सर 0 to 1 minus x square अंडर रूट में होता है। अरे प्लस माइनस होगा क्या सर? क्या होगा प्लस तब? प्लस हाँ, माइनस, प्लस समझ में आएगा? -1 हाँ प्लस माइनस होगा। तो और उसके बाद x की लिमिट क्या होगी? -1 to +1 सर। बहुत सही, ठीक है। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन उस तरीके का Yes, नहीं sir, है। हाँ तो देखिए ये लिमिट है, z वेरीज फ्रॉम 0 to 3 माइनस x माइनस y, और y वेरीज फ्रॉम माइनस अंडर रूट है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, अप टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x वेरीज फ्रॉम -1 to +1। इसमें नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड z ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ नहीं दिया है। मैंने इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना। इसलिए आपकी अगर मान लीजिए इसी में कंडीशन दे देता कि सॉल्व द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, ठीक है, बाउंडेड रीजन जो सरफेस दिया है इसका आपको निकालना है, वेयर x ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, मतलब x y z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? ये निगेटिव वाला नहीं लेना पड़ता है कि नहीं। इसी में ये 0 to तब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये 0 to 1 हो जाता है। बात समझ गए ना आप? यस सर। यस सर। हाँ तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना हल्का सा। तो कंपटीशन में क्या होता है, यही सब होता है ना,
आपको सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, कुछ ट्रिक डाल देगा और उसमें आप ध्यान नहीं देंगे और गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? वही बात इसमें भी है। तो देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हो जाएगा -1 से +1 और y की जो लिमिट हो जाएगी -√1 - x² प्लस √1 - x² dy और z की हो जाए 0 to 3 - x - y। ये हो गया आपका। तो अब z के फर्स्ट यू हैव इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, तो z आ जाएगा क्योंकि फंक्शन तो है नहीं 1 है, तो ये z हो जाएगा 0 और 3 - x - y इसमें पुट करेंगे, तो 3 - x - y ये पुट किया तो आपका dy, तो आपको इस तरीके से हो गया। अब फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y की करस्पॉन्डिंग डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन बताएगा? आगे का स्टेप एक तो 3yxy minus y²/2. क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ का इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 3 3y minus xy 3y minus minus xy minus y²/2. हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आपको समझ है कि ये x जो होता है विद रिस्पेक्ट टू y के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है और 3 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो इसलिए आपका उस तरीके का आंसर आएगा। उसके बाद इसमें लिमिट पुट करेंगे। देखिए 3y - x y माइनस y²/2 है, तो लिमिट हो गया -√1 - x², ठीक है, अप टू √1 - x², ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें जो होता है लिमिट आप पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपने यहाँ से यहाँ पुट किया, फिर उसके बाद लोअर लिमिट किया, फिर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के देखिए पहले ये अपर लिमिट वाला हो गया, ये लोअर लिमिट वाला हो गया। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाएगी 3 √1 - x² - x √1 - x -1 - x² अपन 2 प्लस 3 √1 - x² - x √1 - x² प्लस 1 - x²/2 dx, ठीक है। तो ये मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो जो है आपका मैथमेटिकल वही है। तो ये आपका ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस है ए माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 √1 - x² है और ए वाला वैल्यू दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो 6 √1 - x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x √1 - x², क्योंकि ए भी निगेटिव दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो उतनी ही रहनी चाहिए थी, लेकिन बाद में ऐसे करके फिर वैसे ही कर दिया। ये वाला देखो वही चीज लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन √1 - x², मतलब a² - x², इसका क्या होता है, कौन बताएगा? So x/2 √a² minus a² plus a²/2 sin inverse x/a. हाँ, तो 1/2 जो दिया है ना a/2 होता है फॉर्मूला उसमें, ठीक है। अगर मान लो 1 की जगह a रहता तो क्या होता है ना, ऐसे होता x/a आता था, लेकिन 1 है तो 1 से 1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये फार्मूला आपको पहले भी बताया था, इसको फिर से आया है क्वेश्चन में और कई जगह आया है। इस फार्मूले को अच्छे से एकदम से याद कर लो, चाहे जैसे भी लिख के दिमाग से, चाहे रट्टा मार के, इसको आपको याद रखना पड़ेगा ये फार्मूला, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3